तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कॉन्शियस प्रेगनेंसी और कंसेप्शन एरिया में काम करके कैसा लग रहा है? देखो, गर्भ संस्कार के बारे में ना उसकी साइंस के साथ साथ उसका थोड़ा सा ब्रीफ लेना भी जरूरी है। इसमें होता क्या है, आप सबको आइडिया होगा, एक न्यूरोप्लास्टी कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है और बहुत लोगों को आइडिया भी होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है और 7 मंथ्स तक पूरा एक बच्चे का ब्रेन और नर्वस सिस्टम बन जाता है। साइंस वाली लाइन से है या साइंटिस्ट, उनकी फैमिली में साइंटिस्ट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस हिसाब से प्रोग्राम हो जाता है। अब जब वही चीजें देखोगे, सुनोगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रेन है ना उस हिसाब से डेवलप हो जाता है। नमस्ते, मैं नेहा और स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है गर्भ संस्कार। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, ये एक सैक्रेड जर्नी है जिसमें माँ का शरीर, मन और आत्मा तीनों जुड़े होते हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर मिताली से कि गर्भ संस्कार होता क्या है। शुरू करने से पहले हम थोड़ा जानते हैं मैम के बारे में। तो मैम आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं हूँ डॉक्टर मिताली शर्मा और काफी दर्शक पॉडकास्ट के थ्रू, हमने जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको हम गाइड करते रहते हैं कैसे अपनी फर्टिलिटी को बेटर करें, कैसे आपकी स्मूथ प्रेगनेंसी की जर्नी हो। तो उसको लेकर हमने काफी पॉडकास्ट और काफी वीडियोस आज तक बनाए हैं और जिससे हमारे दर्शकों को काफी हेल्प भी मिली है। तो मुझे इस फील्ड में काम करते हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स प्लस हो गए हैं। 2015 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी एज ए BMS डॉक्टर। तो उसके बाद से लेकर आज 2025 तक 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी BMS के बाद, मैंने 5 साल के लिए आई वाज इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस। उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया गर्भ संस्कार को लेकर। तो उससे रिलेटेड मैंने अपनी कुछ एजुकेशन फर्दर आगे और की। इसके अलावा कुछ डाइट को लेकर भी मेरी कुछ आगे एजुकेशन में जर्नी रही है। और उसके साथ ही आज हम आपके पास गर्भ संस्कार को लेकर हाजिर हुए हैं। हम आपको बताएंगे क्या गर्भ संस्कार होता क्या है। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कॉन्शियस प्रेगनेंसी और कंसेप्शन एरिया में काम करके कैसा लग रहा है? देखो, बीइंग अ फीमेल, तो वैसे मैं इस फील्ड से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और पेशेंट्स भी कहीं न कहीं फीमेल डॉक्टर के साथ थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं। तो देखो, एक कंसेप्शन प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की लाइफ में आना ही आना है। कोई भी फीमेल हो, वो इस प्रोसेस से कहीं न कहीं गुज़रती ज़रूर है। पर हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी आपका प्रेगनेंसी है या जो कंसेप्शन है, वो एक जस्ट एक फिजिकल पैरामीटर ना हो। उसको कॉन्शियस कंसेप्शन का मतलब है कि फिजिकल, स्पिरिचुअल और जो इमोशनल वेलबींग है, जो मेंटल वेलबींग है, वो होना बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ा होगा, आपने क्या, सभी को इसका आइडिया होगा कि WHO का जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, वो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग पर है। पर आज के टाइम पे जब भी कोई फीमेल हमारे पास आती है या इन जनरल चेकअप के लिए जाती है, तो सारा का सारा फोकस ना सिर्फ उसके फिजिकल पैरामीटर्स पे किया जाता है कि उसका वेट अच्छे से बढ़े, उसका जो बेली का साइज़ है वो अच्छे से रहे, उसका नहीं। बेबी का जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, उसका वेट है या एमनियोटिक फ्लूइड है, उसकी धड़कन है, पल्स है, वो सारे फिजिकल पैरामीटर्स पे सारे काम करते हैं। पर उस फीमेल के इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी पे कोई काम नहीं करता। जबकि फीमेल्स बहुत सारे इमोशनल और फिजिकल चीज़ों से इस दौरान गुज़रती है और उस पे कोई फोकस भी नहीं करता। तो जो गर्भ संस्कार है वो एक होलिस्टिक तरीके से कैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल को और उसके होने वाले बच्चे को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे उसको हेल्दी रखना और एक सेफ कंसेप्शन करवाना, वो गर्भ संस्कार का एक मोटिव है। और इसी को हम कॉन्शियस जो कंसेप्शन है वो कहते हैं। तो ये तो मैम आपने गर्भ संस्कार के बारे में बता दिया, बट क्या गर्भ संस्कार के पीछे का लॉजिक और साइंस आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो? श्योर। देखो, गर्भ संस्कार के बारे में ना उसकी साइंस के साथ साथ उसका थोड़ा सा ब्रीफ लेना भी जरूरी है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो अगर हम किसी को गाइड करें कि आप गर्भ संस्कार करवा लो, तो सबसे पहले तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें होता क्या है। तो गर्भ संस्कार में 9 मंथ्स में एक फीमेल को क्या आहार विहार लेना है, क्या डाइट लेनी है, क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं, आयुर्वेद के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डाइट पैटर्न्स हैं, वो सारी चीजें हम जो भी प्रेग्नेंट फीमेल हमारे पास आती है उनको हम गाइड करते हैं। इसके साथ-साथ क्या अफ़र्मेशंस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या मैनिफेस्टेशंस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या योगा प्रैक्टिसेज़ आपको करनी है। क्योंकि सारे योगा तो प्रेगनेंसी में हम करते भी नहीं है, पर कुछ ऐसे योगाज़ होते हैं जो कि फीमेल के पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम गर्भ संस्कार में फ़ॉलो करते हैं। इसके अलावा कौन-सी बुक आपको गर्भ संस्कार में पढ़नी है, किस तरीके का बच्चा चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप एक गर्भ संस्कार में प्लान कर सकते हो।
ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गर्भ संस्कार होता क्या है, लोगों को पता भी लग गया। पर क्या आप इस चीज़ में बिलीव रखते हो कि माँ के इमोशंस और थॉट्स से बेबी के ऊपर क्या असर पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान? यही वो चीज़ है जो आपने अभी लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि इसके पीछे साइंस क्या है, वो उसका आंसर मैं यहाँ पे देती हूँ अभी। देखो जो गर्भ संस्कार है ना, ये टोटली साइंटिफिक है, पहली बात तो ये है। कैसे काम करता है वो समझना ज़रूरी है। आप सबको आइडिया होगा, एक न्यूरोप्लास्टी कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है और बहुत लोगों को आइडिया भी होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है ना, जो हमारे ब्रेन होता है और जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो थ्रू आउट लाइफ अडेप्टिव होते हैं। आप क्या चीज़ें पढ़ रहे हो, देख रहे हो, उस हिसाब से आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है। और जब एक बच्चा किसी फीमेल के गर्भ में होता है, तो उसका 7 वीक से जो ब्रेन न्यूरॉन्स है ना, वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ओके। और 7 मंथ्स तक पूरा एक बच्चे का ब्रेन और नर्वस सिस्टम बन जाता है। यानी कि आपके गर्भ में जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है, उस टाइम पे ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। यानी आपने जो सुन लिया, देख लिया, आपको वो याद हो गया। फीमेल की भी बढ़ जाती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, और जो बच्चा होता है उसकी भी न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की इंक्रीज हो जाती है। तो दैट मीन्स जो चीजें आप उस टाइम पे पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, जो आपके कानों में जा रहा है, वो आपका ब्रेन उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके। तो समझ रहे हो? और इसके साथ-साथ जो बेबी का जो सुनने की क्षमता है, जो सेंस ऑर्गन्स है ना, वो भी आपके 4th-5th मंथ के आस-पास तो पूरे डेवलप हो जाते हैं। तो बेबी हर वो चीज़ सुन रहा है, जो आप बात कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, उसको भी सुन रहा है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, उसको भी सुन रहा है, टीवी पे क्या आप कंटेंट देख रहे हो, उसको भी बेबी सुन रहा है और उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो बच्चों को जो संस्कार देने की बात आती है ना, या बच्चों को वैल्यूज देने की बात आती है, बच्चों को एजुकेट करने की बात आती है, उसके लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि बच्चा पैदा होगा, वो 3 साल का स्कूल में जाएगा, फिर वो चीजें सीखेगा। आप उसको घर में ही एजुकेट कर सकते हो। जब वो इस दुनिया में नहीं आया ना, तभी से उसकी ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हो। अब वो एक मदर पे डिपेंड करता है, उसको कैसा बच्चा चाहिए। अब वो अच्छी चीजें सुनती है, सब चीजें करती है, तो उसका बेबी ऑटोमेटिकली वैसा ही होगा। अब हम देखते हैं ना, कई घरों में अगर डॉक्टर्स हैं तो सारी फैमिली डॉक्टर्स है। किसी की फैमिली साइंस वाली लाइन से है या साइंटिस्ट है, उनकी फैमिली में साइंटिस्ट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस हिसाब से प्रोग्राम हो जाता है। अब जब वही चीजें देखोगे, सुनोगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रेन है ना, उस हिसाब से डेवलप हो जाता है। ये है एक रीजन। और दूसरा इसके पीछे साइंस है एपिजेनेटिक्स की। एपिजेनेटिक्स में क्या होता है ना, जो हमारी जीन्स होती हैं, उसका एक्सप्रेशन आप थोड़ी हद तक ऑल्टर कर सकते हो, पर जीन का सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर राइट। एग्जाम्पल, अगर हम एशियंस हैं, ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमारी हाइट 6 साढ़े 6 फीट हो। हमारा जो एक एवरेज हाइट है, वो 5 साढ़े 5 फीट इतना ही रहता है। ठीक है। पर हाँ, अगर आपको लंबा हाइट चाहिए तो आप क्या करोगे? अगर आप बचपन से स्पोर्ट्स में हो, आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, ये सारी हाँ। चीजें कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत जो आपका हाइट है ना, वो कुछ पॉइंट, 1-2 पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये होता है जीन का एक्सप्रेशन, आप थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हो। पर आप ये सोचो कि 5 साढ़े 5 फीट के अगर दोनों पेरेंट्स हैं और वो सोचे कि हमारा बच्चा 6 फीट का हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसका कोई एज फैक्टर भी होता है कि इस एज तक ही सिर्फ आपकी इतनी हाइट बढ़ती है? देखो, अडल्ट्स की जो हाइट है वो तो 21-22 के बाद नहीं बढ़ती। पर हम बात कर रहे हैं ओके। गर्भ संस्कार की, उसमें जो हाँ। बच्चा आपके गर्भ में है ना, तो उस हिसाब से आप वो अफ़र्मेशंस फॉलो करो, वो मंत्रास फॉलो करो, वो हुँ। डाइट फॉलो करो, वो सात्विक चीज़ें फॉलो करो, कि आपके बेबी के अंदर जो गुण है, उसको हम ऐड कर सकें। बिकॉज़ गर्भ संस्कार संस्कार का मतलब होता है गुणों की एडिशन करना। जो आपको क्वालिटीज़ चाहिए, आपको वो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ये तो मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब प्रेग्नेंट होती है विमेन तो माँ के इमोशंस और थॉट्स जब बेबी पल रहा होता है उसके वomb में क्या अफेक्ट करते हैं? देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, बेबी का जो हियरिंग सारा सिस्टम है वो 4-5 मंथ्स में डेवलप हो जाता है, और जो आपका नर्वस सिस्टम है वो भी आपका 7 मंथ्स तक तो पूरा ही डेवलप हो जाता है। तो इसके साथ साथ ना, एक हमारा ऑरा होता है। हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में ऑरा बहुत मैटर करता है। और ऑरा को आप सिर्फ सेंस कर सकते हो, ऑरा को आप मेजर नहीं कर सकते कि भाई राइट। ये ऑरा है। उसको आप सेंस कर सकते हो। तो हमारा जो ऑरा होता है ना, वो हमारी सराउंडिंग के 3-4 फीट पे होता है। ठीक है? तो जो बेबी आपके गर्भ में है, आपके ऑरा का तो उस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है? अगर हम आप मान के चलो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँ, आप एक जगह बैठे हुए हो और साथ में आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड आ जाए, बहुत क्लोज़ फ्रेंड आ जाए, आपके पेरेंट्स आ जाएँ, आपको कितना अच्छा फ़ील होगा।
पर वहीं पे राइट। आपके आसपास कोई एक ऐसा बंदा बिठा दो जिसकी आपके साथ बिल्कुल नहीं बनती, तो यू विल फील कि ये कब जाएगा, नेगेटिविटी स्प्रेड होगी, नेगेटिविटी राइट। फील होगी। तो दैट इज आवर ऑरा। तो जब सराउंडिंग्स का हमें इतना इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो बेबी आपके गर्भ में है, जो आप ही के अंदर है, आप ही के अंदर से उसका सारा न्यूट्रिशन जाता है, आप ही एक सोर्स हो उसकी लाइफ का, ठीक है? तो उसपे तो आपका हर एक इमोशन इफेक्ट करता है। और जैसे ही बेबी को सुनना शुरू हो जाता है 5th-6 मंथ तक, तो वो प्रॉपर्ली सुनने लग जाता है। तो आपके आस-पास क्या चल रहा है, बेबी उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। ठीक है? तो वो ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो उसी टाइम से आपकी होनी शुरू हो जाती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको आपका बेबी कैसा चाहिए। तो इसीलिए शायद कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, प्रेग्नेंट अच्छी ये चीज़ें चीज़ें फॉलो शायद करनी होते हैं, पर हमें चाहिए। ये लगता है कि पता नहीं होती भी हैं या जस्ट बोलने वाली बातें हैं, पर एक्चुअल में इसके पीछे बहुत हो साइंस है। बिल्कुल। हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग लाइक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, तो उनको कौन से डेली हैबिट्स या रिचुअल्स फॉलो क्या सलाह देते हो आप? क्या फॉलो करना तो चाहिए? देखो, जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे पहले तो देखो आपको अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में ज़रूर रहना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि आपके लिए फिज़िकली, इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होता है। क्योंकि आपकी बॉडी में देखो फिज़िकली इतने चेंजेज़ आ रहे होते हैं ना, कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके वैसे ही वरिड होते हो। और कई बार ओवर कॉन्शियस भी हो जाते हो, और कई बार राइट। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। हुँ। तो कई बार ना बहुत सारी चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती हैं। तो पहली बात तो आपको अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में ज़रूर है। उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो कंसीव कर जाते हैं, हम उनको एक डॉक्टर अलाइन करके देते हैं, और एक हमारी टीम से एक एग्ज़ीक्यूटिव रहते हैं या एक कंसल्टेंट रहते हैं जो उनके साथ हम अलाइन करते हैं, जो कि उस प्रेग्नेंट फीमेल को 9 महीने तक प्रॉपर उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जैसे किसी फीमेल का मान के चलो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो वो रेगुलर जो हमारे डॉक्टर के साथ और जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो वो उनको गाइड करते रहते हैं कि मैम ये चीज़ ऐसी है तो इसके लिए आप ये कर लो, या आके ओके। एक बार दिखा लो, या नहीं ये एक सीरियस दिक्कत हो गई, आपको जाके इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो 9 मंथ्स के लिए जो एक डॉक्टर है और जो एक कंसल्टेंट है, वो उस प्रेग्नेंट फीमेल के साथ हम अलाइन करके रखते हैं, जो कि 24/7 उनको गाइड करते हैं। इसके अलावा हर मंथ में आपकी बेबी की डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रही है, उस हिसाब से हम उनको अफ़र्मेशंस भी देते हैं। ओके। उस हिसाब से हम उनको मैनिफेस्टेशंस भी करवाते हैं। उसी हिसाब से कि फर्स्ट मंथ है, ये आपको ये योगा प्रैक्टिस करना है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, वो भी करवाते हैं। पर वो सबके लिए कॉमन नहीं होता, वो सबके लिए कस्टमाइज़्ड होता है। क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स हर एज ग्रुप में आती हैं। कई अर्ली 20s में भी आती हैं, कई मिड 30s में आती हैं, समटाइम्स कुछ 40s में भी आती हैं। तो सबका एज, वेट, हाइट, प्रकृति, उनका क्या एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, क्या प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री रहा है, वो उसके बेस में हम कस्टमाइज़ करते हैं। और हर मंथ के अकॉर्डिंग ही हम उनका जो डाइट प्लान होता है ना, वो भी वो हम प्लान अकॉर्डिंगली करते हैं। कस्टमाइज़ करते हैं। और इसके साथ-साथ क्या-क्या मेडिकेशंस उनको लेनी है, वो सारी चीज़ें हम पेशेंट को हर ट्राइमेस्टर वाइज़, हर मंथ वाइज़ गाइड करते हैं, और रेगुलर पेशेंट्स हमारे साथ सारे कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं। तो मैम जैसे आपने बात करी थी अफ़र्मेशंस, म्यूज़िक, मंत्रास, तो ये गर्भ संस्कार में कितना रोल है इसका? क्या रोल प्ले देखो, करते जैसे मैंने हैं? आपको बताया न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपने जो हुँ। सुन लिया उस हिसाब से आपका ब्रेन प्रोग्राम होना शुरू हो गया। ठीक है? ओके। आपने अभी देखा होगा बचपन में जो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, तो एग्ज़ाम्स के नज़दीक हम इतना पढ़ना शुरू कर देते थे कि जो 1 साल में नहीं पढ़ते थे, हाँ, वो वो 1 दिन में पढ़ लेते थे। राइट। ठीक है? तो वो क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में आप जिस हिसाब से अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हो ना, उसी हिसाब से आपका ब्रेन रिएक्ट करता है। अब गर्भ संस्कार में हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को हम गर्भ गीता गाइड करते हैं। गर्भ हुँ। गीता में ये गीता का ये एक पार्ट है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक जो गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है उसकी क्या जर्नी होती है, उसकी सारी चीज़ें बताई हैं। क्या हमारे कर्माज़ होने चाहिए, किस तरीके के हमें कर्म करने चाहिए, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई है उसमें। तो जो चीज़ें बाद में जाके हमने सीखनी है एक एज के बाद, वो हम पहले ही ना उसमें गुण ऐड कर दें। ठीक। इसके अलावा हम इसमें रामचरितमानस करवाते हैं, इसमें गोपाल पाठ होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप की जितनी चीज़ें हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो सारी की सारी हम सिखाते हैं। रामायण हम इसमें पेशेंट्स को पढ़ने के लिए देते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे मंत्र होते हैं जो कि गर्भ रक्षा स्तोत्रम होता है, आपने सुना होगा, गर्भ रक्षा मंत्र होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कराते हैं। होगा क्या जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे, आप बोलोगे या तो सुन लोगे। कई प्रेग्नेंट फीमेल्स ऐसी होती हैं जो रेगुलर पढ़ती भी हैं, पर कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जो सुनती भी हैं, क्योंकि आजकल वर्किंग्स में है फीमेल है हुँ, ना, तो राइट। आना-जाना ट्रैवल, तो वो अपना हेडफ़ोन पे वो सारा सुन भी लेती हैं। तो होता क्या है, जो आप सुन रहे हो ना, वो आपके बेबी के अंदर भी कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। और देखो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं या जो भी
एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन हम करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये कोई ना कोई लेसन देने के लिए ही होता है। महाभारत हो गया आपका, रामायण हो गया, शिव पुराण हो गया, इनमें कोई ना कोई जो हमारी ह्यूमैनिटी है, उसको सही रास्ते पे चलाने वाली कोई ना कोई टीचिंग्स है, ठीक है? तो वो जो टीचिंग्स हैं, अगर आपका बच्चा जन्म से पहले ही उस लेवल पे सुनना शुरू कर दे, जी, जी। तो आपको देखो आपका जो बच्चा है वो किस तरीके का होगा। अब आप देखोगे आज के टाइम के जो लोग हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपसे 50 साल पहले वाले लोगों से नहीं मिलते। आज के लोग ज़्यादा अनहेल्दी हैं, आज के हुँ। लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा साइकियाट्रिक इश्यूज़ हैं, आज के टाइम पे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ज़्यादा है। आज से 50 साल पहले आप चले जाओ तो लोगों में ना तो साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर्स थे, ना फिज़िकल डिसऑर्डर्स थे, जबकि तब हमारे पास सोर्सेज़ कम थे। हुँ। है ना? और आज के टाइम पे हमारे पास सोर्सेज़ ज़्यादा हैं, हम अलग-अलग डाइट्स फ़ॉलो करते हैं, जिम जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट स्टिल आज के टाइम पे हम बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, और उस टाइम पे बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं घरों में भी प्रैक्टिस होती थी। ठीक है? अब आप उससे भी अगर थोड़ा पहले चले जाओ, जो कि हम गर्भ संस्कार में रामायण से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि पढ़ाते हैं हुँ, या हुँ। गाइड करते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप उस टाइम पे चले जाओ ना, तो आप देखो उस टाइम पे लोग कैसे पैदा होते थे। ठीक है? भगवान राम कैसे थे, हुँ। लक्ष्मण कैसे थे, हनुमान जी कैसे थे, भरत ये लोग कैसे थे, चाणक्य कैसे थे, हुँ। विवेकानंद कैसे। आज के टाइम पे ऐसी जनरेशंस नहीं आती हैं। ठीक बिल्कुल। है? उस टाइम पे देखो एजुकेशन के भी इतने कोई सोर्सेज़ नहीं होते थे। आज के टाइम पे डिग्रीज़ हैं, एजुकेशन है, बट आज के टाइम पे लोगों में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो सही गलत का ज्ञान है, वो नहीं है। वो नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ गर्भ संस्कार से रिलेटेड, जिसमें जो भगवान राम थे, हुँ। उनके जन्म से पहले जो राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियाँ थीं और तीनों को कंसीव नहीं हो रहा था। तो जो राजा दशरथ थे, उन्हें बहुत चिंता हो गई कि भई मेरा इतना सारा राजपाट है, उसे आगे चल के कौन देखेगा? उसको लीड करने के लिए कोई तो लीडर चाहिए, कोई तो राजा चाहिए। तो उन्होंने उस टाइम पे संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ ऑर्गेनाइज़ किया। जिसमें उनके राजवैद्य भी होते थे, वो भी कुछ हर्ब्स जो थे उनको प्रोसेस करके देते थे रानियों को। तो उसके बाद ये कहानी जो मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी कॉमन है, जिसने रामायण देखी होगी उनको इसका आइडिया ज़रूर होगा। तो देखो उन्होंने उस टाइम पे भी बच्चा प्लान करने से पहले एक प्रॉपर एक रिचुअल फॉलो किया जिसमें उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ के बाद एक औषधियों वाली जो खीर थी वो प्रिपेयर की और वो अपनी रानियों को दी। तो उसके बाद देखो उनके गर्भ से भगवान राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, भरत हो गए, शत्रुघ्न हो गए, इस टाइप की जो डिवाइन सोल्स हैं, उन्होंने जन्म लिया। तो जो कंसेप्शन है ना, ये हमारे शास्त्रों से ही जस्ट एक बच्चा करना है इसलिए बच्चा नहीं करते थे। बहुत ही एक कॉन्शियस कंसेप्शन था जिसकी हम बात कर रहे थे हुँ। स्टार्टिंग में। यही कॉन्शियस कंसेप्शन है कि हमें बच्चा चाहिए, किस तरीके का चाहिए, जो आगे चल के आपका नाम रोशन करे, एक अच्छी सोल बने, एक ऐसी सोल बने जो ह्यूमैनिटी को कुछ ना कुछ दे। है ना? ऐसी सोल ना बने जो डिस्ट्रक्टिव हो। आज के टाइम पे कितने डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, कितने लोग हैं जो नेगेटिव थॉट से ही भरे हुए हैं। है ना? तो इसीलिए जो कंसेप्शन है ना, वो प्लान्ड कंसेप्शन करना ज़रूरी है ताकि जो आपका बच्चा हो, वो फिज़िकली भी हेल्दी हो, डिज़ीज़ फ्री हो। आपकी जो हेरिडिटरी डिज़ीज़ेज़ चली आ रही हैं आपकी जनरेशंस में, उसके होने के चांसेस मिनिमम हो जाएँ या ना ही हो। आज के टाइम पे आप देखते हो फैमिलीज़ में बीपी, शुगर, हार्ट डिज़ीज़ चली आ रही हैं, तो वो हुँ। आगे बच्चों में भी हो जाती हैं। बट अगर आप पहले ही गर्भ शुद्धि कर लो, बीज शुद्धि कर लो, आयुर्वेद में तो बोला गया है कि जब भी आप बच्चा प्लान करते हो तो आपको 3-4 मंथ्स पहले से ही बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्स करना चाहिए, बिल्कुल। जिसे गर्भ शुद्धि या बीज शुद्धि का नाम लेते हैं। और उसके बाद भी वो जो 9 मंथ्स हैं, उसमें आपको अपने बच्चों को किस तरीके से संस्कार देने शुरू करने हैं, वो पहले से ही प्लान कर लो, क्योंकि आज के टाइम पे देखो सब वर्किंग है, हुँ। कोई इतना ध्यान नहीं देता। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे बच्चे इतने सारे उनमें डिसीज़ेज़ हैं या इतने सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ दिक्कतें हैं। आती हैं। तो वो जो डिटॉक्स है ना, वो आपको स्पिरिचुअल, मेंटल, फिज़िकल हर लेवल पे करना है। वही इस गर्भ संस्कार के थ्रू हम करते हैं। तो ये तो मैम आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है, मेबी शायद बहुत लोगों को पता भी ना हो कि ये क्या होता है। ये तो आपने नॉलेज दे दी, पर मैं ये जानना चाहती हूँ आजकल भी कुछ ऐसे वुमेन्स हैं हुँ, जो प्रेग्नेंट हैं, मतलब वो ओवर ईटिंग कर लेती हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो कई बारी ऐसा होता भी है जब वो चेकअप कराने जाता है तो उनको ऐसा होता है, बोला जाता है कि बच्चा दब गया है या ऐसा कुछ होता है। तो हुँ। आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या खाना-पीना चाहिए? क्या डाइट होनी चाहिए? देखो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल को ऐसी डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हो, पहले तो ये नहीं खाना चाहिए। उतना खाना चाहिए जितना आपको डाइजेस्ट हो। अपने आप को आपको हाइड्रेट ज़रूर रखना चाहिए।
फ्रूट, सैलेड्स, नारियल हो गया, ये आप ले सकते हो। पर जो भी चीज़ आप ले रहे हो ना, आपको अपने डॉक्टर के सुपरविज़न के अकॉर्डिंग ही लेना है। और ये सारी चीज़ें हम प्रेग्नेंट फीमेल को बताते हैं, उसकी जब भी हम गर्भ संस्कार से रिलेटेड काउंसलिंग करते हैं या पेशेंट्स हमसे गर्भ संस्कार करवाते हैं, तो उनको हर मंथ के अकॉर्डिंग वो अलग से बताते हैं कि इस मंथ में क्या लेना है। फर्स्ट मंथ से ही हम पंचामृत स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जो ओके। प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हाँ, आपका वेट क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, आपकी प्री एक्जिस्टिंग डिजीजेस तो नहीं है, कोई डिजीज हम्म। कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑल्टरेशंस भी करनी पड़ती है। तो वो जो डाइट्स है ना, वो एज सच कोई यूनिवर्सल नहीं है। हम्म। पर कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई जो हम देते हैं, पर वो किस क्वांटिटी में लेनी है, कब लेनी है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। कुछ वुमेन्स होती हैं वो जॉब भी करती हैं और वो डाइट फॉलो नहीं कर पाती, कईयों के जॉब की वजह से प्रॉब्लम होती है, कईयों को कुछ इश्यूज होते हैं, तो वो अपने जॉब के साथ साथ अपनी ऐसे लाइफस्टाइल में वो गर्भ संस्कार को कैसे ला सकते हैं? देखो, गर्भ संस्कार की जैसे मैंने आपको बताया, जो भी डाइट्स रहती हैं वो कस्टमाइज़ रहती है और पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऐसा कोई बहुत फैंसी डाइट्स नहीं होती कि आपको कहीं से अरेंज करनी है, आप खुद नहीं बना सकते या बहुत टफ है मिलना, ऐज़ सच कुछ नहीं होता। सब नॉर्मल ही चीज़ें हैं, बस उसके पोर्शंस, क्वांटिटी वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जो डाइट्स हैं वो बहुत ईज़ी हैं फॉलो करने के लिए और बहुत सारी फीमेल्स फॉलो भी करती हैं और काफ़ी सारे हमारी ऐसी भी अभी फीमेल्स हैं, आपने देखा होगा अभी भी, तो जिनके बेबीज़ भी हो चुके हैं इवन गर्भ संस्कार के बाद, और बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको 5-5 6-6 साल से कंसीव नहीं हो रहा था। तो राइट। उनके तो अभी बेबीज़ भी हो गए हैं। तो एज़ सच कोई बहुत फैंसी डाइट्स नहीं है, जो आप फॉलो ना कर सके, ऐसी ही डाइट है जो हर कोई फॉलो कर सकता है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो घर पे रहता है। तो वो सारी डाइट्स ऐसी हैं जो आप ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारा डॉक्टर और कंसल्टेंट है ना आपके साथ बात करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आप कभी भी बात कर सकते हो, दे विल गिव यू सॉल्यूशन। मैम ये तो आपने डाइट एक्सप्लेन कर दी है, मतलब कि किसको, बाकी आपने बोल ही दिया कि कंसल्ट कर ले अपने डॉक्टर से। बाकी कई बारी क्या होता है कि वुमेन्स जैसे मतलब जो प्रेग्नेंट होती है तो उनका बहुत कुछ करने का मन करता है कि हम ये एक्टिविटी भी कर लें या हम यहाँ भी चले जाएं, ये भी कर लें। तो कौन सा मंथ सबसे बेस्ट होता है कि वो रीडिंग, कईयों को रीडिंग का शौक होता है, कहीं जाने का, चैंटिंग, ये बहुत कुछ होता है, तो वो कौन सा मंथ सबसे बेस्ट होता है कि वो ये सब चीजें कर ये सकती हैं? सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हो। फर्स्ट से 9th मंथ तक आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बस आयुर्वेद में ऐसा बोला जाता है कि जो 8th मंथ होता है ना, उसमें थोड़ा-सा हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए अपने को लेके, क्योंकि उस टाइम पे आयुर्वेद में बोला जाता है कि जो ओज है, जो इम्यूनिटी है, वो मदर की बॉडी से बेबी में ट्रांसफर होती है। तो मदर को उस टाइम पे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो, या कोई आपको लगता है मुझे एज़ सच कोई सिम्पटम आ रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। कभी आपको इमीडिएट जाके डॉक्टर को बताना है। और जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, स्टार्टिंग के मंथ्स में जैसे हम बटरफ्लाई पोज़ है वो हम फॉलो कर सकते ओके। हैं। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। स्टार्टिंग उसमें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। स्टार्टिंग के मंथ्स में हम ताड़ासन भी कर सकते हैं। और जो लास्ट के मंथ रहते हैं ना, उसमें आप ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज़ेज़ नहीं कर सकते। लास्ट मंथ में आपको ऐसी कुछ एक्सरसाइज़ेज़, ऐसे योगाज़ रहते हैं जो कि आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि जो आपका बेबी है, वो आपके लास्ट मंथ्स में आपके पेल्विस में एंगेज हो जाता है। ठीक है? और जो डिलीवरी का सारा प्रोसेस है, वो आपका सारा आपका जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया के मसल्स हैं, सारा उस पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी देर स्क्वैट बैठना स्टार्ट कर दो, है ना? या जो बिल्कुल ही हमारी फीमेल्स रहती हैं घरों में जो नहीं कर सकती, उनको बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकते ना, आप घर पे पोछा लगा लो। तो उसमें भी जो आपका पोस्चर रहता है, वो स्क्वैट पोज़ीशन नहीं रहता है। तो इस राइट। तरीके से हम करवाते हैं। और कुछ फीमेल्स हैं जो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ और ये सब फॉलो कर लेती है, कोई आपको जिम विम जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको सिंपल हल्के एक्सरसाइज़ेज़ करने हैं। पर अगेन मैं बोलूँगी कि टीवी देख के, सोशल मीडिया देख के या किसी से सुन के कोई चीज़ें अप्लाई ना करो। आप हमसे एक बार बात करो, आपकी कंडीशन क्या है, हाइट वेट क्या है, आपको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है प्रेगनेंसी में, आपको कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है। वो सारी चीज़ें देख के उसके हिसाब से, वही चीज़ है ना कि कस्टमाइज़ करके हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो मैम ये तो आपने बताया जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में। कुछ होते हैं जो भी प्लान कर रहे हैं कि हमें बेबी करना है, मतलब दे आर प्लानिंग वैसे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उनको ये है कि अब हमें बेबी करना है। तो कुछ कपल्स होते हैं वो अपने आप को कैसे इमोशनली और स्पिरिचुअली तैयार करें? देखो, सबसे पहले तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की कॉन्शियस कंसेप्शन, कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो पहले आपको प्रॉपरली आप रेडी होने चाहिए कि ठीक है मैं रेडी हूँ। इस चीज़ को लेकर बच्चा मत प्लान करो कि करना है इसलिए करना है, या एक पीयर प्रेशर है कि भई एज हो रही है अभी करना है तो करना ही है।
आप खुद अगर परेशान होके कंसेप्शन करोगे, फिर तो आपके बच्चे पे गलत असर पड़ेगा, राइट। ठीक है? तो पहले तो आपको मेंटली प्रॉपर रेडी होना है और अगर आपकी कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आके पूछो, ओके। ठीक है? अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हो, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि देखो 30 से पहले-पहले तो हम बोलते हैं कि अगर नहीं कंसीव हो रहा तो 1 साल ट्राई करो अपने लेवल पे, बिल्कुल। नहीं होता है तो अ, आपको डॉक्टर से हाँ, मिलना चाहिए। कंसल्ट क्योंकि जो करें। हमारे टेक्स्ट कहते हैं या जो एक गाइडलाइंस है। पर अगर आपकी 35 से ज़्यादा हो गई है तो 6 मंथ से ज़्यादा टाइम भी नहीं देते। ओके। बट सम टाइम जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुँचता है ना, उस टाइम पे देर हो ही गई होती है। हुँ, अब अब आपको जब भी बेबी प्लान करना है ना, पहले आप डॉक्टर से जाके मिलो। पहले मेक श्योर आप हेल्दी हो, आपका पार्टनर हेल्दी है, आप इमोशनली स्टेबल हो, तो जाके आप बेबी प्लान करो। और उससे पहले मैं बोलूँगी आपको डिटॉक्स करना चाहिए। जब हम डिटॉक्स कराते हैं ना, तो फिज़िकल लेवल के साथ-साथ स्पिरिचुअली, इमोशनल लेवल पे भी आपका डिटॉक्स होता है। आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आप राइट। काम होते हो। अगर आपको कोई ऑलरेडी प्री एक्जिस्टिंग कोई डिज़ीज़्ड कंडीशन है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उस पे भी काम करते हैं। आप डिज़ीज़ फ्री होके कंसीव करो ना, हुँ, बीमारियों के साथ क्यों कंसीव करना है? और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, मेल्स में बात करें अगर लो स्पर्म काउंट हो गया हुँ। या फिर बिल्कुल निल स्पर्म काउंट हो गया, उसके साथ भी आते हैं जो कुछ टाइम अपना डिटॉक्स कराते हैं, डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करते हैं और उसके बाद बहुत से कपल्स अपने अभी पेरेंट्स बन भी चुके हैं इवन। तो बेटर है आप पहले वही चीज़ है ना कॉन्शियस कंसेप्शन, पहले ही आप अपने आप को डिटॉक्स करके चलो, अपने आप को डिजीज़ फ्री करके चलो और अपना माइंड सेट करके चलो। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन्स है क्योंकि बहुत सारे कपल्स को ना बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं या फिर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो फॉलो कर रहे होते हैं जिसकी खुद की गलती की वजह से उन्हें कंसीव नहीं हो रहा होता। तो वो क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप डॉक्टर के साथ मिलके या ऑन कॉल कंसल्ट करके आप पूछ सकते हो क्योंकि कई बार कुछ बहुत ही क्योंकि कई बार ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो परेशान होने वाली होती भी नहीं है बट हमें नॉलेज नहीं होता जिसकी वजह से हम अननेसेसरी बॉदर कर रहे होते हैं। तो जब भी आप बात करो, आप डॉक्टर से मिलके बात करो। आज के टाइम में बोलते हैं ना शादी कराने से पहले लोग कुंडली मैच करते हैं या सारी चीज़ें एक बार ओके करते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि जब आप बेबी प्लान करते हैं तो उससे पहले भी तस्वीर अपने डॉल्स सारे पैरामीटर्स ओके कर लो, सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, ऐसा तो कुछ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। और हमारे पास तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है यानी आयुर्वेदा के साथ-साथ हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स का भी हम सहारा लेते हैं। तो पेशेंट के जो ठीक होने के चांसेस हैं या जो रिकवरी रेट्स हैं वो तो वैसे ही ज़्यादा है। तो मैम ये तो अभी आपने मतलब अभी तक हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि वुमेन को क्या खाना चाहिए। अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या कैसे चलना चाहिए, रहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, सब आपने बता दिया। मेबी शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं था इस बारे में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी तक हम वुमेन्स के बारे में ही बात कर रहे थे, तो इसमें फादर का क्या रोल होता है? देखो जैसे हम बात करते हैं ना गर्भ संस्कार की तो सबको लगता है गर्भ तो फीमेल का होता है हम और बच्चा भी फीमेल का होता है। तो इसमें फादर का क्या रोल है? मोस्टली यही सोचते हैं लोग। हाँ, पर आज के टाइम पे समहाउ ये चीज़ लकीली चेंज भी हुई है। आज के टाइम पे आप देखते हो कोई कपल अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करता है तो वो सोशल मीडिया पे भी डालते हैं वी आर प्रेग्नेंट या वी आर एक्सपेक्टिंग। तो आज के टाइम पे जो मेल्स हैं वो भी कहीं न कहीं जो अपना एक्साइटेड फादर वाला जो रोल है ना और जो पेरेंटहुड वाला रोल है उसमें प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब टोटली फीमेल पे वो बर्डन शायद ऐसा नहीं रहा है। अर्बन एरियाज़ में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं बट रूरल एरिया में स्टिल देयर आर सम इश्यूज़। तो बात करें अगर फादर का क्या रोल है, तो जिस तरीके से माँ अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड होता है, फादर भी तो उधर ही रहता है। अब फादर क्या बिल्कुल। बात कर रहा है, फादर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, फादर का क्या आचार-विहार सब चल रहा है ना? क्या चीज़ें आप बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, तो वो सारी चीज़ों का ऑटोमैटिकली प्रभाव बच्चे पे वैसे ही पड़ेगा। तो कई बार आप देखते हो कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या स्मोक राइट, करते राइट। हैं या समहाउ दे आर अब्यूसिव। हुँ, ठीक है? और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फीमेल्स को लेकर कुछ अब्यूसिव होते हैं। तो आप खुद देखो आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, आप क्या बात कर रहे हो, बच्चा वैसा ही सीखने वाला है, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं फादर का भी उतना ही इसमें रोल है जितना मदर का रोल है, क्योंकि पेरेंट्स तो दोनों है ना, हुँ, तो फादर का भी इसमें उतना ही रोल है जितना इसमें मदर का रोल है। फादर इवन मदर को थोड़ा हेल्प कर दे तो इसका सारा जो घर संस्कार है वो और ईज़ी हो सकता है।
है ना? ये तो बिल्कुल सही है मैम। तो जैसे आपने ऐसे बोला कि कई बारी प्रेगनेंसी के दौरान फादर जो होते हैं वैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में या फिर कुछ गलत बोल रहे हैं, अब्यूसिव हाँ। या ड्रिंकिंग, ये सब होता है। तो कई बारी उस जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो मे बी शायद वो ऐसे फ़ियर करती है, एंग्ज़ायटी हो जाती है या और भी टेंशन्स हो जाती हैं एंड शी इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट। तो उस दौरान वो उस एंग्ज़ायटी, उस फ़ियर को कैसे कंट्रोल करे? कैसे हेल्प करे अपने देखो आप को? पहली बात तो ऐसा हमें करना ही नहीं चाहिए। पहली इसीलिए हम गर्भ संस्कार में जब हमारे पास जो कपल आता है ना, हम कपल काउंसलिंग करते हैं। तो दोनों को हम ये चीज़ ना स्टार्टिंग से ही समझा के रखते हैं कि भई आपको ये चीज़ें करनी है, नहीं करनी। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम घबराते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, एक हार्मोन होता है, ठीक है? जो स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज़ होता है और ये एक ऐसा हार्मोन है, जो कि हमारे प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर देता है। तो वो तो डायरेक्ट आपके बेबी पे अफ़ेक्ट कर रहा है। अब आपकी संतान कैसी होगी जो घबराएगी, बेचैन होगी, एंग्ज़ायटी, हुँ, डिप्रेसिव होगी या बाइपोलर, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? इसी माहौल की वज़ह से होती है। तो उस टाइम पे हम अलग-अलग देखो योगा प्रैक्टिसेज़ होती हैं, अफ़र्मेशंस हैं या म्यूज़िक, मंत्र ये सारी चीज़ें, वो हम कपल को करवाते ही हैं। और जब हमारे पास कपल आता है ना, डे 1 से हम ये सारी चीज़ें समझा के रखते हैं। तो मैम क्या आपको लगता है कि जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में बेबी है, तो क्या आपको लगता है कि गर्भ संस्कार से बेबी का नेचर, इंटेलिजेंस या बिहेवियर में कुछ शेप होता है, चेंजेस बिल्कुल, इसी से चेंज होता है। इसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से अगर बताऊँगी तो ज़्यादा कुछ अच्छा? ज़्यादा बेहतर समझ बिल्कुल। पाएँगे। देखो सबने अभिमन्यु के बारे में तो सुना होगा, जिन्होंने चक्रव्यूह वाली जो हाँ ये जी, हाँ सारी जी। स्टोरी है वो सबको पता है। जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो उनके जो फादर थे ना वो उनकी मदर को यही स्टोरी बता रहे थे, कि जो चक्रव्यूह होता है उसमें कैसे एंटर करते हैं, क्या उसके फेजेज़ होते हैं, कैसे उसे भेदना होता है। तो उन्होंने ये सारी जो स्टोरी है उनकी मदर को सुनाई। तो उनकी मदर भी ये स्टोरी बहुत एक्टिवली सुन रही थी, बट समहाउ ना उनकी आँख लग गई। तो जब तक माँ जाग रही थी ना, तब तक स्टोरी यहीं तक कंप्लीट हुई थी कि चक्रव्यूह में कैसे एंटर करना है। हुँ, उसके बाद की जो स्टोरी है उनके फादर ने सुनाई, पर उनकी माँ सो गई। हुँ। तो माँ सो गई तो बच्चा भी सो गया। सही है, हाँ, तो माँ ने नहीं सुना तो बच्चे ने भी नहीं सुना। पर बिल्कुल। जब सच में पैदा होने के बाद जब उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया कि उसको चक्रव्यूह में एंटर करना है, तो उसको किसी ने ये सिखाया नहीं था बाय। तो ये सारी चीज़ें ना उसको किसी ने बर्थ के बाद सिखाई नहीं थी, टीचिंग्स नहीं की थी। बट जैसे ही एक टाइम आया जब उसको सच में चक्रव्यूह में एंटर करना पड़ा, तो वो ऑटोमैटिकली उसने उसको भेद लिया। तो उससे बाहर कैसे निकलना है उसे याद ही नहीं था। अब ये चीज़ उसने गर्भ में सुन रखी थी। अब एंटर कैसे करना है ये उसने गर्भ में सुना था, तब तक जब तक उसकी माँ जाग रही थी और वो भी जाग रहा था और उसके बाद वो सो गए, तो उसको आगे का कोई सिनेरियो याद ही नहीं था। क्योंकि तो वो आप खुद देखो एक चीज़ तब की याद की हुई या सुनी हुई, जस्ट सुनी हुई, जब हम पैदा भी नहीं हुए हैं, जब हमारा कॉन्शियस लेवल भी उस लेवल का नहीं है, जब हमारी बुद्धि भी उस लेवल पे नहीं है, जस्ट हमने सुना तो हमें वो सारा सिनेरियो याद है। तो आपके बेबी पे आप क्या बोलते हो, सुनते हो, इसका सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ उसका माइथोलॉजी में, जब सीता माँ गर्भवती थी, तो उस टाइम पे वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी और सारा दिन जो पूजा-पाठ उधर हो रहा है और जो रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सारी चीज़ें वो सारा दिन सुनती रहती थी। अब जब उनके बच्चे पैदा हुए, तो उनको बहुत छोटे टाइम से ही पूरी रामचरितमानस टिप्स पे पहले याद से थी। ही रहती अब थी। वो कैसे याद हो गई? वो क्योंकि वो गर्भ सुनती से थी। सुनते आ हाँ रहे हैं। जी। ठीक है? और उनके जो बच्चे थे माँ सीता के लव-कुश थे, वो वैसे तो राजवंश से थे, तो उनके अंदर जो ब्रेवरी है, जो शूरता है, वीरता है, वो तो थी ही, क्योंकि वो उनकी लिनेज में थी। पर उनका जो गर्भ संस्कार हुआ था ना, तो उसमें जिस तरीके का आस-पास का माहौल था, जो इंटेलेक्चुअल आस-पास का एनवायरनमेंट था, जो जिस तरीके का यज्ञ, होम, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती थी, पूजा-पाठ रेगुलर बेसिस पे होता था, तो उनकी जो बुद्धि थी ना, वो भी उसी लेवल पे थी। तो समझ रहे हो ये सारा गर्भ संस्कार है। तो आपके बेबी को आप कैसे फ्रेम कर सकते हो, कैसे आप अपने बेबी को बना सकते हो ना, ये आप ही का काम है। और ये जो काम है ना, ये पैदा होने के बाद भी हमें करना, या हमें जब बच्चे को कोई सब्जेक्ट या फील्ड चूज़ करानी है तब भी उस पे ध्यान देने की हुँ, कोशिश करनी है। जैसे ही वो आपके गर्भ में आ गया तभी से आपकी पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है, कि मुझे मेरे बच्चे को एक हेल्दी बेबी बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली उसको कनेक्ट किस कैसे तरीके से आपको संस्कार देने हैं ना, वो आप ही कर सकते हो, वो बिल्कुल। कोई और नहीं कर सकता। तो आपके आसपास का माहौल अच्छा है, तो आपका बेबी भी अच्छा होगा, आपके आसपास का माहौल खराब है, तो बेबी पे भी वही असर पड़ेगा। अब आसपास का देखो जो माहौल आने वाले टाइम पे आ रहा है ना, उसमें बहुत पेशेंस लेवल चाहिए, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत स्ट्रेस है और आप
उससे बच भी नहीं सकते, हमें उसके साथ ही कहीं ना कहीं जीना है। ठीक है, तो अपने बच्चों को आप मेंटली कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हो, कैसे और स्ट्रांग बना सकते हो। जो हमारा बच्चा है ना, उसको सिर्फ हमें इंटेलिजेंट नहीं बनाना कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई बिजनेसमैन बन जाए। उसके अंदर मॉरल वैल्यूज मॉरल ऐड करना वैल्यूज। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे मॉरल वैल्यूज ही हैं जो लैक कर रही हैं। तो जो गर्भ संस्कार है ना, ये आपकी जो आगे वाली जो प्रोजेनी है या जो आपकी जनरेशंस है उस पे काम करेगा। ठीक है, तो आपको आपकी जनरेशंस कैसी चाहिए, आपकी लिनिएज कैसी चाहिए, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। ये तो मैम आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया। जैसे आजकल के जो वुमेन्स हैं मतलब प्रेग्नेंट हैं और कुछ कपल्स हैं जो सोच भी रहे हैं कि अब हम कंसीव कर लेते हैं या हमें बेबी कर लेना चाहिए। तो आप उनको आजकल की यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, जो भी कपल्स कंसीव कर रहे हैं या कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, पहली बात तो अपने को प्लान्ड बेबी चाहिए, अनप्लान्ड बेबी नहीं चाहिए। अपने को कॉन्शियसली जो प्लान करना है अपना प्रेगनेंसी, ठीक है? जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर पहले आप डॉक्टर से एक बार मिलो। आज का टाइम पे देखो, वो टाइम तो नहीं रहा कि 5, 7, 10 बच्चे हो रहे हैं। सबके 1 या 2-2 बच्चे होते हैं। तो वो जो 1 या 2 बच्चे हैं वो प्रॉपरली प्लान्ड होने चाहिए कि भाई वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअल लेवल पे कैपेबल हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके अंदर मॉरल वैल्यूज हो। वो मॉरल वैल्यूज का एडिशन करना ही गर्भ संस्कार है। ठीक है, तो फिजिकली और मॉरली और सोशली और मेंटली कैसे आप अपने बेबी को हेल्दी कर सकते हो और कैसे अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को स्मूथ भी बना सकते हो, वो सारी की सारी चीजें गर्भ संस्कार में हम आपको बताते हैं। और नीचे दिए गए नंबर्स पे अगर आप गर्भ संस्कार कराना चाहते हो या गर्भ संस्कार से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कनेक्ट भी कर सकते हो। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर्स पे, या फिर इनबॉक्स में आप अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हो। और हम हैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार आईवीएफ करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।